सीरियल किलर तान्याताई नॉवेल किस नंबर 2 लास्ट वेगास की पुरसुकून हवा में रात के 2 बजे उसने गहरा सांस भरा था। आंखों ने चारों सीम हरकत की और उसे दूर अपना टाइगर दिखाई दिया जो संगलाख जंगले में सो रहा था। हाँ, यहाँ वो हार जाता था कि जैक्सन चेक पर गया था। उसे ज़्यादा सोने की आदत नहीं थी और रात उसे बहुत पसंद थी क्योंकि हर तरफ खामोशी और एक गहरा अंधेरा जो छा जाता था। उसने जीन्स पर हाफ स्लीव शर्ट डाली और अपने कमरे से निकला तो उसके घर का मुलाजिम और उसका भाई हेनरी सब ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे थे। पानी की बोतल हाथ में लेकर अपने ही घर में बने जिम की तरफ बढ़ने लगा। गुड टू सी यू सन, संजीदा आवाज़ पर उसने मुड़कर देखा और एकदम मुस्कुरा दिया। हाय डैड। वो जेम्स की जानिब बढ़ा और जेम्स ने उसे सीने से लगा लिया। कैसे हो तुम? वो पूछने लगा। परफेक्ट, जैक्सन ने जैसे अपने आप दिखाया। जेम्स हल्का सा मुस्कुराया और जैक्सन फिर से चलने लगा जबकि जेम्स भी साथ था। आज मेरे साथ वर्कआउट करने का इरादा है? उसने नज़र घुमाकर बाप को देखा। हाँ, इसी बहाने तुम दस्तयाब होगे मुझे और मैं कुछ बातें भी कर सकता हूँ तुमसे जबकि डैड यहाँ नहीं है। जेम्स नब्बे में सिर हिलाता उसके साथ ही चल रहा था। जैक्सन ने पानी की बोतल खोली और लबों से लगा ली और दोनों एक लंबा लॉन पार करके दूसरी तरफ बनी बिल्डिंग की जानिब जा रहे थे जो मुकम्मल कांच से ढकी थी और स्याह शीशे उसे उस अंधेरे में छुपाए हुए थे। वो जैक्सन का जिम था जहाँ वो रात के इसी पहर पाया जाता था। आप दादा से इतना डरते क्यों? उसने वर्कआउट के लिए ट्रेडमिल का चुनाव किया जबकि जेम्स ने उसको ज़रा आईब्रो उचका कर देखा। तुम्हारे दादा से जेम्स रोबोट डरता है, ये मजाहिया नहीं है। जेम्स ने डंबल्स उठा लिया। ट्रेडमिल की स्पीड हद से ज़्यादा थी और वो उस पर दौड़ रहा था। उसके भागने की आवाज़ उसकी पेशानी पर लम्हों में पसीना फैलता। जेम्स उसे खड़ा देखता रहा। वो जुनूनी सा था और उसके भागने में भी एक जुनून था। तुम्हें न्यूयॉर्क में लेकर दूंगा, ये जिद छोड़ दो। जेम्स की आवाज़ पर उसने ट्रैकमिल के बटन पर हाथ मारा और ट्रैकमिल रुक गया। उसने चेहरा मोड़कर बाप को देखा और संजीदगी से उसे देख रहा था। मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता, उस पर लहजे में बोला। जैक्स, डैड तुम्हें गलत गाइड कर रहे हैं यार। अगर तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत मिला तो तुम बुरा बन। तुम पिछले 4 साल से शहर में सिर्फ जमानत पे घूम रहे हो। तुम्हें अपनी ज़िंदगी प्यारी नहीं है। मुझे अपने दादा के खिलाफ करने आए हैं। वो उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला। नहीं, लेकिन माफिया के कुछ असूल हैं जिन्हें तुम तोड़ रहे हो। मुझसे फ़र्क नहीं पड़ता। उस पार लहजे में उसे देखने लगा। तुम्हें अंडरवर्ल्ड का माफिया बनना है जैक्सन। तुम्हारे यही हालात रहे तो तुम्हारी जगह किसी और को मिल जाएगी। जेम्स भड़का जबकि जैक्सन मुस्कुरा दिया। कैसे? हेनरी को या मार्क को या जॉर्डन को? डैड, मुझे अंडरवर्ल्ड का माफिया नहीं बनना। गैंगस्टर या माफिया ये सब मेरे असूलों के साथ चलते हैं। ये सब बड़े असूलों के साथ चलते हैं और मेरी ज़िंदगी में कोई असूल नहीं है। या तो ज़िंदगी या मौत। बात ख़त्म। उसने सर्द लहजे में कहा और डंबल उठा लिया। तुम सबको अपने खिलाफ कर लोगे। वो हल्का सा मुस्कुराया। मुझे हजूम नहीं पसंद। उसने सर झटका। जेम्स जरा गुस्से से उसको देखने लगा जबकि जैक्सन अपने काम में मगन रहा। अब अगली सुबह तुम क्या करने वाले हो? जेम्स ने इज्जत करते हुए पूछा। मॉम से मिलूंगा, फिर मिलना हो ना हो और बर्ड से भी। आई मिस हर। उसने डंबल छोड़ा और अपना पसीना एक तौलिए से साफ किया। उसके वजूद पे पसीने की बूंदें बन गई थी। जेम्स ने गहरा सांस भरा। दादा की इज्जत करते और दादी को नहीं। वो उसे घूरते हुए बोला। वो वाहिद औरत है जो मुझे पसंद है। वो संजीदगी से बोला। खैर, तुम्हारी माँ से पहले वो वाहिद औरत थी जो मुझे पसंद थी।
मुझे आशिकी का शौक नहीं, ये तो खैर वक्त बताएगा। देख लीजिएगा। वो शान झुका गया। तुम अपनी माँ से और पर्ट से मिलने के बाद न्यूयॉर्क चले जा रहे हो। जेम्स के अचानक कहने पर जैक्सन के हाथ रुक गए। वे हैरान नहीं होता था, लेकिन यहाँ एक पल के लिए जेम्स को देखने लगा। मैंने कहा ना, मैं न्यूयॉर्क हासिल करके रहूँगा। डैड, डैड। वो सब चीज़ें छोड़कर सीधा हुआ और एन उसके सामने जा खड़ा हुआ। आपको पता है मुझे टाइगर क्यों पसंद है? वो मुस्कुराती नज़रों से उसे देखने लगा। क्योंकि उसके पंजे में जीतने की एक अलग ही ताकत है। मुझे पार्कर को ख़त्म करना है और न्यूयॉर्क को छीनना है। ये माफिया की गद्दी पे आप हेनरी को बिठा दें। फारिग है वैसे भी वो। और आप मेरे बारे में फ़िक्र करना छोड़ दें। वो उसका शाना थपथपा कर बोला। तुम इस गद्दी की अहमियत को समझ नहीं पा रहे। जेम्स जानता था कि उसके बाद से वो जगह जैक्सन की होगी और जैक्सन को परवाह भी नहीं थी। मुझे पता है तुम क्यों जान छुड़ा रही हो। जैक्सन के लबों पर मुस्कुराहट ठहरी। यानी बिलाखिर वो बात की तह तक तो पहुंचा था, ताकि तुम्हें शादी ना करनी पड़े, राइट? वो उसे घूरता हुआ बोला। राइट। वो पूरे वसूख से बोला। माफिया में आते ही उसे एक कोइन और एक जानशीन की जरूरत पड़ जाती, जो वो अफोर्ड नहीं कर सकता था। ना उसे किसी कोइन की जरूरत थी और ना ही किसी बच्चे की। जेम्स नफे में सर हिलाने लगा, जबकि वो अपने वर्कआउट में मगन था। यूनिवर्सिटी से वापसी पे वो घर लौटी तो उसका दिल नहीं किया कि वो घर के अंदर भी दाखिल हो, लेकिन उसे गाड़ी से उतर के सीधा अंदर ही जाना था, क्योंकि उसे इधर उधर जाने की इजाज़त कभी नहीं मिली थी। वो चाहती थी पार्कर घर पर ना हो, जोलीन घर पर ना हो, इमलिया, वो सब कहीं दूर चले जाए। दिल किया घर के बाहर बने पार्क में जाके बैठ जाए। वहाँ बच्चे खेल रहे थे, लेकिन वो अपने दिल की हर ख्वाहिश का गला घोटकर अंदर आ गई। और अंदर वो सब मौजूद थे। एले उन सब के बीच से तेज तेज कदम उठाती अपने कमरे में जाने लगी। एले एले एले, लिसन टू मी, जोलीन की आवाज़ दी। वो रुकते कि उससे पहले ही पार्कर के तन से उसका सर झुका दिया। पूछ रहे से सुनाई भी देता है क्या? ये गूंगी और साथ बहरी भी है। पार्कर दिल खोलकर हंसा। बिलाशिबा वो बहुत जालिम आदमी था, और उसके साथ साथ जोलीन भी। हंस दिया, जबकि इमलिया ने पार्कर के हाथ पे हाथ रखा। पार्कर ने वो हाथ झटक दिया। उसे कभी पसंद नहीं थी एले की हमारे कोई भी करे। मैंने तुम्हें एक न्यूज़ देनी है। जोली ने एले के शाने पर हाथ रखा। एले पल के छपका कर उसे देखने लगी। मैंने तुम्हें भेज दिया। और वह एकदम हंसा तो लम्हे के लिए पार्कर भी हैरान हुआ, जबकि इमलिया अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। जोलीन, ये क्या बकवास कर रहे हो? गुस्से से बोली। चिल करे मॉम, एक गूंगी के बदले $5 मिलियन मिल रहे हैं। आपको नहीं लगता ये सौदा बेहतरीन है? जोलीन ने कहा, जबकि पार्कर भी खामोशी से उसकी शक्ल देख रहा था। किसे बेचा है तुमने? ये पार्कर का सवाल था, जबकि एले बुत बनी सबको देख रही थी। जिसे आप अपने न्यूयॉर्क का अगला जानशीन बनाने वाले हैं उसे। जोलीन सुकून से बोलता मुस्कुराया और मुलाजिम से जूस लेकर उसने लबों से लगा लिया। वट? पार्कर दंग रह गया। आर्थर? वो बड़बड़ाया, जबकि एले ने माँ को देखा जो खुद परेशान थी। यस आर्थर, बस ये समझे कि जुए में एले को हार गया था। अब किसी अरे गरे के पास जाती तो आर्थर ने मेरी हेल्प की और उसने मेरे हिस्से के बदले $5 मिलियन दे दिए एले के बदले, और एले को मुझसे खरीद लिया। सिंपल। आई समझ? ये महंगा सौदा नहीं है। आप दोनों इतना ओवर रिएक्शन क्यों दे रहे हैं? जोलीन, बहन है तुम्हारी एले। इमिलिया गुस्से से चीखी, जबकि जोली ने शाने झुका दिए। ये हमारे घर में वेस्ट है, सिवाय वेस्ट के और कुछ नहीं। तो अब मेरा सर खाना बंद कर दे। और वैसे भी आर्थर तो डैड का अच्छा बेटा है, फिर आपको क्या तकलीफ है? जोलीन भड़का, जबकि इमलिया ने पार्कर की तरफ देखा। अगर वो उसे मेरी इतनी मेहनत पे पानी फेरने के लिए खरीदा चुका है तो मैं उसको जान से मार दूंगा।
पार्कर ने मुठियाँ भींच ली जबकि इमलिया सिर थाम ली। और उसका सौदा हो चुका था और जिसका सौदा हो चुका था वो खड़ी उन सबको देख रही थी कि कहीं उम्मीद की किरण किसी के मुंह से सुन ले। लेकिन ज़िंदगी हमेशा ही तल्ख रही उसके लिए। वो ये कैसे भूल गई। और जब किसी ने उसके हक में कोई बात नहीं की और करनी भी नहीं थी तो वो कमरे में आ गई जबकि पीछे पार्कर आग बगोला हो रहा था। न्यूयॉर्क की अगली गद्दी आर्थर को मिलनी थी। वो पार्कर की पहली वाइफ से था और हमेशा ही पार्कर से अलग रहा था। लेकिन पार्कर जोलीन की सलाहियतों से वाकिफ था, तब आर्थर को ये सब देने का सोच लिया था क्योंकि उसकी उम्र हो चुकी थी। और अगर वो किसी को ना देता तो रोबो फैमिली यकीनन उसकी गर्दन पर चढ़कर उससे ये सतारत ले लेती जो वो हरगिज़ भी नहीं देना चाहता था। अगर हैज़ल को कैद करके वो जेम से न्यूयॉर्क अपने नाम ना कराता तो आज उसे जगह कभी ना मिलती। आज जैक तिलमिला ना रहा होता और ना जेम्स। कसूरवार बनता अब आर्थर क्वीन के नाम था। अगर उस गूंगे को दुनिया के सामने लाने वाला था वो पागल था। पार्कर ने फ़ोन उठाया और आर्थर को कॉल मिलाई। जब वह इमलिया एले के कमरे में आई तो वह नीनी की गोद में सर रखे शीशे में बने अपने अक्स को घूर रही थी। नीनी उसे क्या समझा रही थी वह नहीं जानती थी, लेकिन उसके आते ही वो एकदम खड़ी हो गई। इमलिया ने उसे बैठ जाने का कहा और एले संभल कर सर झुका के बैठ गई। एक तरह से देखा जाए तो अच्छा ही है, तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ तब्दीली आ जाएगी। हाँ, ये सच है कि सब अचानक हुआ, लेकिन तुम्हारे भाई ने अच्छा ही सोचा है तुम्हारे लिए। आर्थर न्यूयॉर्क का मालिक बनने वाला है और क्या चाहिए तुम्हें। अब जो वो कहे वैसा करती रहना, मुझे शिकायत ना मिले, उसने कहा। एले वैसे ही सिर चुका के बैठी थी और वह कहकर चली गई। नीनी रोने लग गई। वो माँ इतनी जालिम क्यों थी? क्या वो नहीं जानती थी आर्थर क्या है? या उसे अपनी बच्ची की किसी भी फीलिंग से फ़र्क नहीं पड़ता था? एले एले आप कुछ करें, आप मना करें। नीनी ने उसे झंझोड़ दिया मगर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसकी माँ उसको उसके बिक जाने पर ऐसे बता रही थी जैसे उसका रिश्ता हुआ हो, जैसे अब उसकी शादी होने वाली हो। $5 मिलियन लेके अपनी जान छुड़ा के उसके भाई ने बहन को बेच दिया और ये इज्जत की बात थी। अब इन $5 मिलियन के लिए आर्थर उसे जो कहता वो करती क्योंकि वो बिक चुकी थी। अब उसकी औकात शायद बस एक और कल जितनी रह जाती जिसे वो चाहता इस्तेमाल कर सकता। हाँ, आर्थर ऐसा ही था। वो लड़कियों को बेचता और खरीदता था। ये उसका शौक था कि उसके बिस्तर पे हर रात एक नई लड़की हो। और उसने अपना कारोबार बना लिया और वो उसी लेन देन में बहुत आगे पहुंच गया। इन सब की कमर तोड़ने वाला तो कोई दुनिया में आया ही नहीं था। एले की आंखों से टिप टिप आंसू गिरने लगे तो नीनी को लगा उनका दिल फट जाएगा। वो उसको खुद में भींच गई। क्या चाहते हो तुम? पार्कर ने गुस्से से सवाल किया। डैड, अभी बिजी हूँ, बाद में बात करूँगा, आर्थर ने जवाब दिया और कॉल काट दी। वो जानता था आर्थर कहाँ मसरूफ है। पार्कर ने गुस्से से मोबाइल फेंक कर मारा। इतना गुस्सा करने की बात नहीं है, तुम जानते हो तुम्हारा बेटा किसी एक लड़की पर राजी नहीं होता। इमलिया ने उसे समझाया। वो उसको क्वीन बनाएगा तो मैं उसे जान से मार दूंगा। उसने उसको खरीदा ही इसलिए है। पार्कर एक ही लफ्ज़ पर जोर देता बोला। इमलिया के लबों पर मालूम नहीं क्यों मुस्कान आ गई और पार्कर का दिल किया उसका मुंह तोड़ दे। वो उसे दूर धकेलते वहाँ से निकल गया और सीधा एले के कमरे में घुस गया। नीनी जल्दी से दूर हो गई और पार्कर ने नीनी को कमरे से निकाल कर आज एले को दिन दहाड़े बिना किसी से डरे और खौफ खाए एले को मारना पीटा था। नीनी भागती हुई इमलिया के पास आई और उसे बताया तो वो गहरा सांस भर गई। चलो उसका गुस्सा निकल जाएगा, सुकून से बोली। मैडम, आपकी बेटी है वो। नीनी हमनक थी। नीनी, तुम्हारे पास और काम नहीं है? इमलिया को गुस्सा चढ़ा जबकि नीनी लब दबागी। वो नौकर थी और अंदर से आने वाली थप्पड़ों और मारपीट की आवाज़ पर वो अपने आंसू रोकती रह गई मगर मुसलसल वो रो रही थी। और पार्कर का गुस्सा उसे मार कर वाकई कुछ कम हुआ तो वो कमरे से निकल गया और नीनी उसके पीछे भागी तो उसने हाथ उठा के रोक दिया कि कोई नहीं जाएगा, होगी तसल्ली, अब चलो खाना खाओ, ऑर्डर से बात भी हो जाएगी।
इंडिया ने कहा तो वो उसके पीछे चल दिया। बेहिस बेरहम और जालिम लोग थे ये। दिस फॉर यू। जैक ने उसकी जानिब एक गन बढ़ाई जिसे उसने अपने हाथ में लिया। अमेजिंग दादा, वो इम्प्रेस नजर आ रहा था। आंखें चमक उठी थी जबकि जैक ने उसके शाने पे हाथ रखा। ये बस तुम्हारे ही सहूलियत में उससे आ रही हैं। डैड के इस गन पर तो मेरी और जेम्स की बड़ी पुरानी लड़ाई थी। चेकअप की बात पर वो सब मुस्कुरा दिए। एक्चुअली अगर दादा खुद ना देते तो मैं छीन लेता, तो अच्छा है कि खुद से दे दी। एनीवेज थैंक्स। वो जैक के सीने से लग गया जबकि जैक के तो सीने की ठंड थी उसमें। और अब उससे लास वेगस के लोगों को कीड़े मकोड़े समझ कर मारना शुरू मत कर देना जैक्सन। एहतियात करो। कार्टर का मामला बामुश्किल दावा है कि वहाँ कोई तुम्हारे खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार नहीं है। अगर मज़ीद कुछ ऐसा हुआ तो कार्टर जैसा ही कोई और खड़ा हो जाएगा। जेम्स बोला जबकि जैक्सन ने जैक की तरफ देखा। ये ऐसे ही डरपोक थे तो आपने इन्हें लीड करने ही क्यों दिया? वो बोला जबकि जैक मुस्कुरा दिया। मेरे कीमती लोहे को जंग लगाए मेरी जान, बस ये समझ लो, वरना इससे ज़्यादा काम का वर्जा मेरे लिए कोई नहीं था। तभी अपनी सबसे कीमती चीज़ इसके हवाले की थी। वो जेम्स को देखता बोला जबकि वो सब उस वक्त जैक के ऑफिस में खड़े थे। और जैक्सन हमेशा की तरह सियाह जीन्स और शर्ट में सफ़ेद रंगत और ऊंचे लंबे कदों दामद की वजह से उनकी नई और पसंदीदा नस्ल पूरे आबोताब से खड़ी थी, जो लम्हे भर के लिए भी दिल में नरमी नहीं रखता था। मालूम नहीं वो उन सब के साथ कैसे रह लेता था। जैक के इशारे पर वो सब बैठ गए। जैक्सन गन को देख रहा था जबकि जैकब जेम्स और जैक उसी को देख रहे थे। दादा, आपकी तो मीटिंग थी आज अपनी फजूल सी माफिया की लीडरशिप के लिए। उसे कुछ याद आया तो एकदम बोला। माफिया को फजूल समझता है ये लड़का। जैकब नफ़ी में सर हिलाने लगा। अगर माफिया को और अपने काम को फजूल समझते रहे तो कभी न्यूयॉर्क हासिल नहीं कर सकोगे। अगर आप अंकल जैकब ना होते तो इस बात पर मैं आपके सीने में गोली उतार कर मुंह मीठा करता। न्यूयॉर्क मेरा इश्क है और मैं उस तक पहुंचकर उसे पार करके हड्डियों से भी नोच लूँगा। तो मुझे ये सब बातें ना सिखाएं। और ये वो गन के इशारे से उनके सिस्टम पर तंज मारने लगा। ये जो माफिया के ओछे और छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, जैक्सन इन सब से बहुत आगे है और मैं अकेला आप सबके बिना वो सब करके दिखाऊंगा जो लोग आप मिलकर नहीं कर सके। जैक्सन जैक की आवाज़ पर वो पलटा। टेक इट इजी। मेरा मूड नहीं है, वो कहकर सर झटक कर बाहर निकल गया। जैक के सामने से यूं ही जाने की जरूरत रखता था तो वो जैक्सन ही था, वरना जेम्स भी कभी उसकी इजाज़त के बिना उसके सामने से उठकर नहीं गया था। जैक मुस्कुरा दिया। उसके तेवर अच्छे नहीं हैं डैड, बस समझ लो मुझे इसी की ज़रूरत थी। जैक चेयर पर झूलने लगा जबकि जेम्स ने गहरा सांस भरा था। दूसरी तरफ जैक्सन बाहर निकला, पैंट के पीछे गन होल्डर में बंदूक लगाई और ऊपर जैकेट पहन ली। ब्लैक जैकेट पहन के उसने सर पर टोपी रखी और मास्क लगाकर वो बाहर निकला तो फिलहाल उसे किसी प्रोटोकॉल की ज़रूरत नहीं थी। उसका सेलफोन बजने लगा। हेनरी की कॉल थी। ब्रो, उसकी फंसी फंसी आवाज़ पर वो एकदम सीधा हुआ। हेनरी सर्द लहजे में पुकारा। नॉनसेंस। उसने एक गहरा खून का घूंट भरा था। उसे यकीन हो गया था जो जाल उसने बिछाया है उसमें हेनरी भी फंस चुका है।